शादी के बाद सुमन नई नवेली दुल्हन बनकर गृह प्रवेश करने के लिए घर के आंगन में कदम रख रही थी। कलश को हल्के से ठोकर मारते हुए उसने माधव के घर में गृह प्रवेश किया। घर का हर कोना मानो खुशियों से भर गया। मोहिनी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और बोली, हमारी बहू तो सच में लक्ष्मी का रूप है। पास ही खड़ी ननद नंदिनी ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। भाभी, अब कहीं जाकर हमारा घर कंप्लीट हुआ है। सबकी आंखों में अपनापन और चेहरे पर मुस्कान थी। सुमन सकुचाई हुई सबकी ओर देख रही थी। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, मानो सपनों की दुनिया हो। लेकिन सुमन के मन में हल्की सी बेचैनी भी उठ रही थी। उसे लग रहा था, अभी तो मेहमानों के सामने सब इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और अपनापन दिखा रहे हैं, पर जब सारे मेहमान चले जाएंगे तब सबका असली चेहरा सामने आएगा। क्या मेरी सास सच में मुझे इतने प्यार से अपनाएंगी, या फिर कहीं वही तानों वाली बातें तो शुरू नहीं हो जाएंगी, जैसा कि अक्सर हर ससुराल में बहू के साथ होता है। सुमन के मन में ससुराल की यही छवि बनी थी कि ससुराल में बहू को बस ताने मिलते हैं, दूसरों के सामने उनसे अच्छा व्यवहार किया जाता है, पर अकेले में सास और ननद बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। इसीलिए एक डर था सुमन के मन में। उसके चेहरे पर तो मुस्कान थी, लेकिन दिल की गहराई में डर छुपा बैठा था। उसने चुपचाप मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी नई जिंदगी में खुशियां बनी रहें, मुझे इस घर में सबका सच्चा प्यार मिले। घंटे भर बाद थकान से उसकी कमर में दर्द होने लगा। उसने धीरे से नंदिनी से कहा, नंदिनी, मैं थक गई हूँ। नंदिनी अपनी माँ से बोली, माँ, भाभी थक गई हैं, क्या हम इन्हें आराम करने के लिए भेज दें? सुमन थोड़ा घबरा गई कि सास पता नहीं क्या बोलेंगी। मोहिनी जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे, अभी तो बहुत से लोग बहू से मिलने के इंतजार में हैं। बहू, थोड़ी देर और बैठ जाओ। अब तुम ससुराल में हो तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात अच्छे से समझ लो कि अब तुम इस घर की बहू हो, ना कि किसी की बेटी। तो खुद को जितनी जल्दी बहू के रूप में ढाल लो उतना अच्छा होगा। सुमन ये सुनकर सोचने लगी कि लो, शुरू हो गया ससुराल के नाम पर लड़की से समझौता करवाना। अभी तो मुझे इस घर में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है, फिर भी सास अपने हिटलर शाही चलाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी सास और ननद बस दूसरों के सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही हैं, और मेहमानों के जाते ही ये दोनों मुझे अपना असली रंग जरूर दिखाएंगी। पर वो कुछ कह नहीं पाई। कहती भी कैसे, अभी तो वो नई नवेली बहू थी। उसकी आंखों ने इस घर में अपना भविष्य कुछ कुछ देखना शुरू कर दिया था। वो चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसका दिल सहमा हुआ था। वो मन ही मन ये भी सोच रही थी कि ये सब कुछ वो ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अगर हालात बर्दाश्त की सीमा से बाहर हुए तो वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगी, नहीं तो उसका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। आखिर वो एक पढ़ी लिखी आधुनिक जमाने की लड़की है, वो किसी की मनमानी क्यों बर्दाश्त करेगी? लेकिन फिलहाल इतने मेहमानों के सामने उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उसके बाद जितना उसकी सास और ननद कहती गईं, वो किसी मशीन की भांति सारी रस्में निपटाती गई। अपनी भूख प्यास और थकान को उसने नजरअंदाज कर दिया। देर रात जब उसका पति माधव कमरे में आया तो वो थककर सो चुकी थी। माधव ने उसे कुछ नहीं कहा और एक और करवट लेकर वो भी सो गया। सुबह जब सुमन सोकर उठी तो उसे लगा कि माधव शायद उससे नाराज हैं, क्योंकि माधव कमरे में कहीं नहीं था। वो वॉशरूम में गई और नहा धोकर जल्दी से तैयार होकर आई। उसने अलमारी से अपनी नई गुलाबी रंग की साड़ी निकाल ली। हल्के सुनहरे बॉर्डर वाली वो साड़ी उस पर बहुत जंच रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक और गले में हल्की सी चेन, मंगलसूत्र, इन सब ने उसके रूप को और भी निखार दिया। बालों को उसने पीछे से बांधकर मांग में हल्का सा सिंदूर लगाया तो उसका चेहरा एक अलग ही आभा से दमक उठा। आईने में अपने इस रूप को देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा दी। शादी के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार था। तभी माधव कमरे में आया और उसने सुमन से कहा, अरे सुमन, तुम इतनी देर तक सो रही थी? तुम्हें पता है
मम्मी को देर तक सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए कल से कोशिश करना कि सुबह 6 बजे तक उठ जाओ, वरना मम्मी नाराज होंगी। सुमन को समझ में आ चुका था कि माधव उससे नाराज होकर कमरे से बाहर नहीं गया था, बल्कि वो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर कमरे के बाहर जा चुका था। अब सुमन को लगा, लो, अब सासू माँ ने मेरे पति को भड़काना भी शुरू कर दिया और पहली ही सुबह मेरे पति ने मुझे अपनी माँ का फरमान सुना दिया। तभी उसकी ननद नंदिनी कमरे में आ गई और कहने लगी, वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। बाहर चलिए, माँ आपको पहली रसोई की रस्म के लिए बुला रही हैं। उसके बाद वो किचन में आई और सास के कहे अनुसार खाना तैयार कर दिया। हालांकि पूरे समय उसकी ननद उसकी मदद करती रही, इसलिए काम बड़ी आसानी से हो गया। 1 सप्ताह के अंदर ही सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई थी। मेहमान जा चुके थे। माधव थोड़ा कम बोलने वाले स्वभाव का था, लेकिन सुमन से बहुत प्यार करता था। इसलिए सुमन माधव की तरफ से तो बेफिक्र थी कि कम से कम उसे पति तो अच्छा मिला है, और अगर सास ननद उसे ज्यादा परेशान करेंगी तो वो उनसे अलग होने में थोड़ी भी देर नहीं करेगी। उसे भी ससुराल में सामंजस्य बिठाने का कोई शौक नहीं था। बस वो थोड़ा वक्त गुजरने का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी, खुश हो जाने दो मेरी सासू माँ और ननद रानी को कि उन्हें सीधी सादी बहू मिली है, लेकिन जब मैं भी उन्हें दिखाऊंगी कि मैं इतनी भी सीधी नहीं जितना वो समझती हैं, तब मजा आएगा। अगर ज्यादा 19-20 की तो माधव को लेकर अलग हो जाऊंगी। सुमन मन ही मन ऐसा ही सोचती रहती थी, पर अभी तक उसने किसी से कुछ कहा नहीं था। पति की तरफ से तो वो निश्चित हो गई थी, क्योंकि माधव उसका दीवाना हो चुका था। लेकिन सास को लेकर उसके मन में चिढ़ थी, क्योंकि वो अपने नियम कायदे कानून और समय की बहुत पाबंद थीं और उसमें थोड़ी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करती थीं। पूरे घर में उनका ही हुक्म चलता था और सुमन को ऐसा लगता था कि वो सुमन के ऊपर जबरदस्ती का दबदबा रखना चाहती हैं, जिसे कि सुमन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करने वाली थी और वक्त आने पर वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की सोच चुकी थी। उसकी सास बहुत ही अनुशासन वाली थी। उन्हें हर काम समय से चाहिए होता था, हर चीज का रूटीन बना हुआ था। माधव और सुमन की शादी को 8 महीने बीत गए थे। इसी बीच एक दिन पता चला कि सुमन माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन सास ने सबसे पहले यही कहा, अब तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा और घर के काम करते रहना। ऐसा ना हो कि तुम सारा काम छोड़कर बैठ जाओ। थोड़ा एक्टिव रहना भी जरूरी है। तो गर्भावस्था में आलस बिल्कुल नहीं दिखाना है। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। बस कुछ काम मत करना, जैसे भारी सामान उठाना या सीढ़ियां चढ़ना उतरना वगैरह। उसने मन ही मन सोचा कि आपसे और कोई उम्मीद भी नहीं थी। खैर, सुमन अपनी सास मोहिनी जी के कहे अनुसार चल रही थी और सोच रही थी, बस बच्चा हो जाए, उसके बाद तो वो अपनी जुबान खोल ही देगी। आखिर कितने दिन वो इनकी मनमानी सहन करेगी। समय ऐसे ही बीत रहा था कि एक दिन अचानक सुमन के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। सुमन की प्रेगनेंसी को करीब 7 महीने हो चुके थे। सुमन की हालत देखकर मोहिनी जी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने तुरंत माधव को फोन किया। लेकिन जब तक माधव घर आता, मोहिनी जी सुमन को लेकर अस्पताल चली गईं, क्योंकि सुमन की हालत गंभीर होती जा रही थी। माधव जब अस्पताल पहुंचा तब डॉक्टर सुमन का चेकअप कर रही थी। मोहिनी जी बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने बोला, बच्चा पेट में मर चुका है। डॉक्टर ने जब सुमन से पूछा, तब डॉक्टर को पता चला कि 5 दिन पहले सुमन ने बुखार की दवाई खाई थी। डॉक्टर को समझते देर नहीं लगी कि उसी की वजह से ऐसा हुआ है। 5 दिन पहले सुमन को बुखार हो गया था और उसने बिना किसी को बताए दवाई खा ली थी, क्योंकि उसे वो बहुत सामान्य सी बात लगी थी। वो भूल गई थी कि वो इस वक्त गर्भवती है और उसे बहुत सावधानी बरतनी है। डॉक्टर ने सुमन को बहुत डांट लगाई और बोला, गर्भावस्था में कोई भी दवाई डॉक्टर की राय के बिना नहीं खाई जाती। तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे पेट में बच्चा 4 दिन पहले ही मर चुका है और अब उसका जहर बच्चेदानी में फैल रहा है। सुमन की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। एक तो उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था, ऊपर से उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा था।
सबसे ज्यादा डर तो उसे माधव और मोहिनी जी का लग रहा था कि अब वो दोनों क्या कहेंगे, क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती जो कर दी थी। लेकिन मोहिनी जी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरी बहू से गलती हो गई, बच्ची है, उसे इतनी जानकारी नहीं थी, उसने मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, वरना मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देती। आप बस जल्दी से जल्दी मेरी बहू को ठीक कर दीजिए, बेचारी कितने दर्द में है। डॉक्टर बोली, मामला गंभीर है, हमें तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ेगा, और अगर इन्फेक्शन फैल गया होगा तो हो सकता है हमें सुमन की बच्चेदानी भी निकालनी पड़े। फिर सुमन कभी मां नहीं बन सकती। अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये सब सुनकर सुमन बहुत परेशान हो गई कि अब तो मोहिनी जी उसे छोड़ेंगी नहीं। आखिर वो उनकी इकलौती बहू जो थी, और वो मां बनने के सुख से भी हमेशा के लिए वंचित हो जाएगी। उसकी एक गलती ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। लेकिन मोहिनी जी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी बहू को बचाइए। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, अब उसके लिए दुख तो है, पर जो इस दुनिया में है, पहले उसका जीवन बचाना जरूरी है। कुछ भी करके आप मेरी बहू को बचा लीजिए। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। सुमन अपनी सास का ये रूप देखकर हैरान थी। माधव और मोहिनी जी सुमन को सांत्वना दे रहे थे कि तुम चिंता मत करो, जो गलती होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अब तुम्हारी जान बचानी ज्यादा जरूरी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। डॉक्टर सुमन को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी और ऑपरेशन करके मृत बच्चे को सुमन के शरीर से बाहर निकाल दिया था। सुमन की बच्चेदानी बाहर नहीं निकालनी पड़ी थी, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा नहीं फैला था, और मोहिनी जी समय पर सुमन को अस्पताल लेकर आ गई थी। माधव और मोहिनी जी ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर के बाद सुमन को होश आ चुका था, और वो आंखों में आंसू लिए मोहिनी जी और माधव की तरफ देख रही थी। मोहिनी जी ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, रो मत। ये बच्चा हमारे नसीब में नहीं था। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही तेरी गोद फिर से भर जाएगी। सब कुछ ठीक है, तो चिंता मत कर, बस अब जल्दी से ठीक हो जा। हमारे लिए तेरी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। मोहिनी जी की ये बातें सुनकर सुमन हैरान थी और सोच रही थी, उसने मन ही मन मोहिनी जी के लिए कितनी नफरत पाल रखी थी और जल्दी उनसे अलग होने की सोच रही थी। लेकिन मोहिनी जी उसे इतना प्यार करती हैं, ये तो उसे आज ही पता चला। आज रोते रोते सुमन ने भी अपने दिल की सारी बात मोहिनी जी से कह दी। मोहिनी जी बोली, बेटा, तुझे ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती? अरे, तुझसे मेरा बेटा प्यार करता है, और मेरा बेटा जिससे प्यार करता है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, मैं थोड़ी अनुशासन प्रिय हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये अनुशासन सिर्फ मेरे घर की बहू पर लागू होता है। क्या तुमने देखा नहीं है, माधव और नंदिनी भी मेरे घर के एक एक नियम को मानते हैं। सारे नियम सब बच्चों पर बराबर लागू होते हैं, और ये सिर्फ इसलिए कि सारे काम वक्त पर हो जाएं और सब एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें और हंसी खुशी रहें। सारे काम वक्त पर होने पर सबको आराम करने का भी वक्त मिल जाता है। फिर सुमन ने गौर किया कि ये बात तो सच है कि मोहिनी जी का कोई नियम सिर्फ और सिर्फ सुमन के लिए नहीं था, बल्कि घर के हर एक सदस्य के लिए था। और मोहिनी जी जितनी कड़ाई से सुमन से बात करती थी, उतनी ही कड़ाई से माधव और नंदिनी से भी बात किया करती थी। लेकिन क्योंकि वो उनके अपने बच्चे थे, इसलिए सुमन को लगता था कि मोहिनी जी उसके साथ भेदभाव कर रही हैं। लेकिन अब सुमन को समझ में आ चुका था कि मोहिनी जी माधव और नंदिनी की तरह ही सुमन को भी अपनी बेटी समझती थी, और इसीलिए उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती थी। सुमन को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और वो मोहिनी जी से अपनी गलती की माफी मांग रही थी। मोहिनी जी ने कहा, बेटा, अब बस तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम घर चलेंगे, और मैं तुझे अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें खिलाकर पूरी तरह से फिट कर दूंगी। लेकिन हाँ, अगली बार गर्भावस्था के दौरान कुछ भी करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना, क्योंकि अभी तुझे इतनी समझ नहीं है। और सुमन मोहिनी जी के गले लगकर रोने लगी। आज उसे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था कि उसे ऐसी सास मिली थी, लेकिन उसे अपने पहले बच्चे को खो देने का दुख भी हो रहा था, और वो मन ही मन खुद को कोस रही थी कि काश उसने दवा खाने से पहले एक बार किसी से बात कर ली होती,
तो शायद आज इतना बड़ा अनर्थ नहीं हुआ होता। खैर, जो हो गया था उसे तो बदला नहीं जा सकता था, पर सुमन ने आज तय कर लिया था कि अब वो कुछ भी करने से पहले अपनी सासू माँ से जरूर पूछेगी। उसने तय कर लिया, अब वो कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाएगी। पूर्वाग्रहों ने उसे एक अमूल्य रिश्ते को गलत समझने पर मजबूर किया और एक छोटी सी चूक ने माँ बनने के सुख से वंचित कर दिया। कई बार हमारे पूर्वाग्रह और असुरक्षा ही हमें अपने करीबियों को गलत समझने पर मजबूर कर देते हैं, जबकि असलियत कुछ और ही होती है।